दोस्तों, 2024 के आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थे। ये भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ा भूचाल था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2040 में पार्टी को केवल 240 सीटें हासिल हुईं, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 से कम थीं। इसका मतलब था कि मोदी जी को तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे बेरोजगारी की गंभीर समस्या थी, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी दर 12% तक पहुंच गई थी और लाखों युवाओं को नौकरी की तलाश में भटकना पड़ रहा था। साथ ही खाद्य महंगाई ने भी देश को जकड़ लिया। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 8% से ऊपर चली गई, जबकि असली वेतन गिरने के कारण आम जनता की क्रय शक्ति कमजोर पड़ गई। इन सब के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने और ध्रुवीकरण की चिंता को भी विपक्ष ने जोर शोर से उठाया, जिससे बीजेपी की अजेयता की छवि को गहरा झटका लगा। अब बात करें आर्थिक परिदृश्य की, तो 2025 के लिए भारत की विकास दर 6.5% से 6.7% के बीच रहने का अनुमान है, जो पिछले दशक के औसत 7.5% से काफी कम है। खासकर विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि केवल 3.2% तक सिमट गई है, जो कई वर्षों में सबसे कमजोर है। निचले स्तर की नौकरियों में लगभग कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे कृषि क्षेत्र की ओर पलायन बढ़ गया है। शहरी उपभोग भी धीमा है, क्योंकि असली वेतन में गिरावट के कारण मांग कमजोर हुई है। ये लक्षण केवल सतही नहीं है, बल्कि गहरे आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हैं, जैसे भूमि और श्रम सुधारों पर ठहराव, बढ़ता व्यापार घाटा जो अब 220 बिलियन तक पहुंच गया है, और डॉलर के मुकाबले रुपया भी RS83 तक कमजोर हो गया है। राजनीतिक अस्थिरता वाले राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में 15% की गिरावट आई है, जिससे यह साफ है कि निवेशक भी सतर्क हो गए हैं। राजनीतिक बदलाव का असर केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं रहा। केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे CBI और ED की भूमिका भी इस दौरान सुर्खियों में रही। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2023 के बीच ED की 53% जांचें विपक्षी नेताओं के खिलाफ शुरू हुईं, जबकि 2014 से पहले यह आंकड़ा 33% था। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 230 से अधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन इनकी सजा दर बेहद कम रही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने, दल बदल करवाने और डराने के लिए किया गया। लेकिन 2024 के चुनाव में यह रणनीति उलटी पड़ गई। वोटरों ने इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्तियों को नकार दिया, और अब गठबंधन सरकार में सहयोगी दल ऐसी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे इनका दुरुपयोग करना मुश्किल हो गया है। आर्थिक परिणामों की बात करें तो यह राजनीतिक अस्थिरता कई स्तरों पर महसूस की जा रही है। सबसे पहले, गठबंधन सहयोगियों की मांगों ने सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। बिहार को 50,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 30,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज दिए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय बजट पर बोझ बढ़ गया है। दूसरी तरफ, भूमि और श्रम सुधार जैसे अहम मुद्दे अब राजनीतिक रूप से जोखिम भरे हो गए हैं और इन पर कोई ठोस कदम उठाना मुश्किल हो गया है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि लगभग ठप है। तीसरा, नीति अनिश्चितता के माहौल में निवेशक वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। कर्नाटक जैसे राज्यों में FDI 66% तक गिर गया है। चौथा, कल्याणकारी योजनाओं का बोझ भी बढ़ा है। आज 80 करोड़ से अधिक लोग सब्सिडी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। इससे अल्पकालिक राहत तो मिल रही है, लेकिन दीर्घकाल में सरकारी कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका चीन व्यापार तनावों के कारण भारत को विनिर्माण हब बनने का एक सुनहरा मौका मिला था, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता और नीतिगत समन्वय की कमी ने इस अवसर की खिड़की को संकुचित कर दिया। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश तेजी से विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की बदलती व्यापार नीति भारतीय निर्यात पर भी असर डाल रही है। गठबंधन सरकार में सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं होने के कारण विदेश नीति में भी समन्वय की गति धीमी हो गई है, जिससे वैश्विक निवेशक भारत को लेकर असमंजस में हैं। अगर समग्र रूप से देखें तो गठबंधन राजनीति ने शासन को अधिक समावेशी तो बनाया है,
लेकिन जरूरी आर्थिक सुधारों की गति को धीमा कर दिया है। वित्तीय दबाव, कल्याणकारी खर्चों में बढ़ोतरी, नीति अनिश्चितता और निवेश में गिरावट ने अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। साथ ही वैश्विक मंच पर मिलने वाले अवसरों के हाथ से फिसलने का खतरा भी बढ़ गया है। फिर भी गठबंधन सरकार के तहत लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता को बल मिला है, क्योंकि बिना संतुलित शासन के कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे इन जटिल राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोजते हुए स्थायी और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आपका क्या नजरिया है इन बदलावों पर? क्या आपको लगता है कि गठबंधन सरकार भारत के लिए वरदान है या चुनौती? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर बड़ी खबर की अंदरूनी कहानी सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।